जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर और साथ ही साथ आपके ड्राइवर पोस्ट के जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को उसमें शामिल किया है। और ये 25 क्वेश्चन आपके लो टू हाई लेवल यानी सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आपको हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, इसमें हम डिटेल में आपको समझाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपके प्रायिकता के सवाल हैं और कुछ मेंसुरेशन के हैं, 2D 3D सारे सवाल इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको सारे सवाल इसी से मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम स्क्रीन पे आ गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टेनो एंड ग्रुप सी। यहाँ पे हमने स्टेनो एंड ग्रुप सी इसलिए लिखा है क्योंकि लेवल जो इसका क्वेश्चन का रहेगा वो स्टेनो और ग्रुप सी का रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप डी के भी हैं तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जब आप हाई लेवल के कर लेंगे तो लो लेवल को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पहला सवाल रखा हुआ है, एक घनाभ का पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके आयाम आपके यानी उनकी लंबाई, चौड़ाई और उनकी ऊंचाई दी गई है। दोस्तों, घनाभ एक बॉक्स होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी अलग अलग होती है। अगर इसको हम घन कह देते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आपका मान लेते हैं आपका कोई बॉक्स, लेकिन हमने तो जहाँ पे चौकोर ही बना दिया है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ बड़ा करने की, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। कुछ ऐसे ही रहता है, इसको हमको थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए था। ये आपका हो गया कमरा, इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई यानी L बराबर 22, चौड़ाई को 20 से डिनोट किया जाता है 12, H बराबर 7.5। जब इसका पार्श्वीय क्षेत्रफल यानी इसके आपके ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला चार के यानी जो बाहर से आपके दिख रहे हैं उन्हीं का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जब निकालना रहता है तो उसका सूत्र रहता है, इसका जो सूत्र है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का क्षेत्रफल का है ये। ठीक, तो हमें लंबाई कितनी है 22, ऊंचाई कितनी है 12, बेस कितना है 12 इंटू हाइट कितनी है 7.5। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 और 12 34। दोस्तों, इस 15 को हम 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं। 15/2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास 34 और 15। तो 15 से हम 4 गुणा करेंगे, 15 चौको 60, हाथ से लाए 6 और 15 तिया 45, 45 और 6 51। ये सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, चूँकि ये क्षेत्रफल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 510 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों पहिए का व्यास यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला है। मैं मान लेता हूँ ये एक साइकिल का पहिया है। ठीक, अब ये चलने में 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाता है। तो कोई भी पहिया जैसे रहता है तो वो जितना दूरी तय करेगा एक चक्कर में, वो उसका पूरा व्यास रहेगा। समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसका जो डिस्टेंस होगा उसको व्यास बोला जाता है, उसको उसकी परिधि बोली जाती है। ये जो डिस्टेंस है इसको उसकी परिधि बोली जाती है, ये वाली व्यास बोला जाता है इसको, ये वाली जो सीधे सीधी है। यानी इसकी जो 2 तीली होती है, दोनों तीली को जोड़ देंगे, एक तीली इसकी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और दोनों तीलियों को अगर जोड़ देंगे तो व्यास हो जाएगा। अब कोई भी पहिया वो अपनी परिधि के बराबर
एक चक्कर लगाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी परिधि हो गई 2πr, इसमें r इसकी त्रिज्या हो गई। अब ये टोटल n चक्कर लगाएगा अगर यहाँ पे, तो इसके द्वारा n चक्कर लगाने में कितनी दूरी गई, 11 किलोमीटर इसके द्वारा चली गई दूरी, इसको लिखा जाता है चली गई दूरी बराबर उसके टोटल उसकी परिधि और उसके द्वारा लगाए गए चक्कर, यानी n चक्कर लगाने में वो जो जितनी दूरी तय करेगा वही उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें पहिए का व्यास निकालना है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 2, इस r को हम इधर कर देते हैं तो 2r हमें निकालना ही है। पाई का मान हम यहाँ पे रख देते हैं 22/7 और n का मान हमें पता है यहाँ पे 500 चक्कर लगाता है, सॉरी 5000 चक्कर लगाता है। 5000 यहाँ हो गया, चली गई दूरी 11 है क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे हमें आंसर सेंटीमीटर निकालना है। तो किलोमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ये हो गया हमारा 11000 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में करने के लिए हमें 100 से और गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब ये 5 3 0 इसके 3 0 इसके कट जाएंगे, फिर इस 11 से हम काट देंगे इसको, 11 दूनी 22, ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा और यहाँ पे 100 बचा। अब इस 10 से हम इस 100 को काटेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो 2r बराबर ये 7 इधर जाएगा तो 10 सते 70 हो जाएगा, यानी हमें जो 2r यानी व्यास निकालना था, ये व्यास ही है, वो हमारा 70 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला है 8 प्रेक्षणों का औसत 25 है। यदि एक प्रेक्षण 11 को हटा दिया जाता है तो शेष प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत का जो फार्मूला होता है, औसत मतलब एवरेज, औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये भी कुल ही रहती है। ठीक, तो यहाँ पे हमें कितना दिया है 8 पदों का औसत, 8 परीक्षणों का औसत 25 है, तो 25 दे दिया और कुल पदों की संख्या को मैं मान लेता हूँ योग x है और पदों की संख्या यहाँ पे आपका 8 दिया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पदों की संख्या 8 दी है, ये हो गया 25 अट्ठे 200, यानी इसका यानी यहाँ पे कुल पदों का योग हो जाएगा आपका 200। ठीक, अब इसमें से कह रहा 11 एक प्रेक्षण को हटा दिया जाता है, टोटल योग जहाँ 200 था, 200 में से अगर हम यहाँ पे प्रेक्षण 11 को हटा देते हैं तो ये हमारे पास बचेगा कितना 189, यानी 189 बचेगा सारे, यानी पूरे। अब कितने परीक्षण हमारे पास बचे हैं 7 परीक्षण, 7 परीक्षणों का योग 189 है। अभी तक हमारे पास कितने परीक्षण थे 8 परीक्षण थे, इसमें से एक परीक्षण 11 को हटा दिए हैं, तो अब कितना औसत बचेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो 189 बचा हुआ है ये हमारा कुल पदों का योग है नया वाला। अब हम इसको 7 लोगों में बांटना है, तो 7 से हम इसको भाग देंगे, 7 दूनी 14 और बचेगा 4 और उसके बाद 9 है, तो 7 सता 49, यानी कि अब हमारा औसत बचेगा 27। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 27 वाला। अब दोस्तों बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी की। इस पर आपको स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, ट्रेवल ऑपरेटर सभी पोस्टों की यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और साथ में आपको एक शॉर्ट पेपर भी दिया गया है और 2450 से अधिक इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। NN पैटर्न पर आधारित है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
टोटल 25 सेट दिए हैं। ये सारे सॉल्व्ड हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से उत्तर माला दिया गया है, उसके बाद आपको उत्तर का व्याख्या सहित यहाँ पे हल भी दिया गया है। अगर इस पुस्तक को आप लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कहीं भी जाके मार्केट पे भी अपना पुस्तक केंद्र से जाके ले सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको पेपर के लिए लाभदायक होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कि अनुपात दिया है, जब किसी चीज़ को अनुपात में दिया जाता है तो अनुपात से हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें कोई भी एक वैल्यू जो है चर को जोड़ लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 2, 3, 4 दिया है, तो इसको हम ज़्यादातर x ही मानते हैं। तो मान लेते हैं कि एक भुजा 2x है, दूसरी 3x है और चौथी 4x है। अब तीनों का योग यहाँ पे 180 अंश होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 हो गया, 5 और 4 9x, यानी 9x बराबर 180 अंश हो गया आपका। अब हम 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। अब हमको यहाँ पे रख देना है, तो 2x की जगह 20 रखेंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40। फिर x की जगह रखेंगे तो 3, 20 3 60, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 40, 60, 80 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहीं से जोड़ लीजिए, 4, 3, 7, 2, 9, 9 दूनी 18, 180, यानी जिसका जो रेशियो बन रहा है 20 को, तो 20 से आप यहाँ पे सभी में गुणा कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यहाँ पे दिया गया है, यानी कि लासा दिया है, ये है आपका है, मासा आपका यहाँ पे दिया है 97। एक संख्या आपको ये दी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र है। तो यहाँ पे हमें लासा रखना है 64699 इंटू मासा है यहाँ पे 97, जिसमें से एक संख्या है 2231। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं y, ठीक। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमको इससे इसको भाग देना है। चलिए इसको हम इसके नीचे हिला लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो। और यहाँ पे 2231 इंटू 97 इक्वल टू y। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 1 है, तो 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि लास्ट में यहाँ पे 9 बार ही जाए। तो यहाँ से हम इसको अगर पढ़ेंगे तो 1 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी 1 9 या 9 हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि हमें 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है कि ये 6 के आगे ना जाए। तो 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बीच में संख्या दी गई हैं इसके हिसाब से यहाँ पे 3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच भी हमें इससे गुणा करना है। तो यहाँ पे हम इसमें 2 रख देंगे। आप भाग भी कर सकते हैं अलग अलग। तो ये टोटल 29 बार में ये कट जाएगा। या फिर अगर इसको आप 97 से काटेंगे 2231 को, तो ये भी कट जाएगा। 97 से 2231 को काटेंगे तो 23 बार में जाएगा। फिर आप इससे इसको काटेंगे, तो हम यहाँ पे 2231 से इसको ही काट लेते हैं, तो ये आपका कितनी बार में कटेगा, 29 बार में कटेगा। अब आपके पास यहाँ पे 29 और 97 आ गया। 29 से आपको 97 को गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सरल तरीके से करेंगे। 100 माइनस 3 लिख लेंगे 97 को, और इसके बाद यहाँ पे 29 से गुणा करेंगे 97 को, ठीक। तो ये आपका हो गया 2900।
-29 और यहाँ पे फिर इसके बाद 29 तिहाई करना है आपको, तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 60 और 9 तिरिक 27 यानी 87 हो जाएगा। अब आप 2900 में से 87 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 2813। तो यही आपको निकालना था, इसका जो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सकेंद्रित वृत्तों का क्षेत्रफल दिया गया है, आपका एक का ये दिया है, एक का ये दिया है, इनके द्वारा बनाई गई वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सकेंद्रिक मतलब क्या होता है, दो वृत्त आपका यहाँ पे दिए गए हैं, एक वृत्त मान लीजिए ये है और एक वृत्त आपका ये है, थोड़ा सा बनाने में यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक, अब सकेंद्रित का मतलब यही होता है कि आपका दोनों वृत्त के जो केंद्र है सेम है, एक आपका ये हो गया R1, एक आपका ये हो गया R2। ठीक, दोनों वृत्त की यहाँ पे केंद्र सेम है। अब आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई का मतलब ये है कि इनके ये वाला आपका निकालना है कि ये वाला जो इसका रेंज है ये कितना मोटा है, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम जो वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया गया है तो उसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। ठीक, तो πr² हमें पता है और यहाँ पे हमें क्षेत्रफल पता है कितना है 962.5। तो इसको हम रखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के यहाँ पे। अब तो यहाँ पे πr² बराबर 962.5। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा हो तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि समझाने में समय लगता है। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा आपका r² बराबर 962.5, यहाँ पे बटे में हो जाएगा आपका, वो पाई नीचे आएगा तो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा r² बराबर, यहाँ पे देखिए आइए, तो यहाँ पे इसको जो दशमलव लिखा हुआ है 0.5, इसको हम क्या करेंगे 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 से नीचे गुणा कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। या फिर आपको इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक बार 11, चूँकि यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 5 दिया है, तो इसको 11 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा। 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 8 88, बचा यहाँ पे कितना 8, हो गया 62, 8 82, यहाँ पे 11 7 77, बचा 5 हो गया 55, 11 5 55, यानी 87.5। यहाँ पे 11 दूनी 22, नीचे 2 बचा इंटू 7। अब इसको हम थोड़ा सा दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, तो 87.5 को हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और 2 8 16, 1 17, यानी 175 गुणे 7 और बटे में यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, तो अब 175 को यहाँ पे हम अगर तोड़े तो ये आ जाएगा 25, कितनी बार में जाएगा 25 छक्के 150, 25 सत्ते 7 गुणे 7 और बटे 4, ये टोटल देखिए दोस्तों r² के बराबर है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब हम r बराबर इसको करेंगे, अगर थोड़ा सा मैं आपको इधर ले चलता हूँ, r बराबर करेंगे तो यहाँ पे 25 का वर्गमूल आएगा 5, 7 गुणे 7 का आएगा 7, 4 का आएगा 2, यानी 7 5 35 और 35 का आधा, 35 का आधा कितना होगा 17.5, यानी r बराबर 17.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन था। r बराबर यहाँ पे आ गया, r इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा छोटा वाला वृत्त है तो ये r1 हो जाएगा। यहाँ पे हम r1 रख देते हैं। तो ये हमारा r1 हो गया 17.5।
अब इसी तरह जब आप R2 निकालेंगे तो R2 आप आएगा आपका 21 आएगा। अब निकाल लीजिएगा। तो जब आप अब क्या करेंगे, हम R2 से R1 को माइनस करेंगे, ये पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे तो ये इतनी दूरी निकल आएगी। तो इसकी जब मोटाई होगी वो R2 माइनस R1 होगी। तो 21 में से अगर हम 17.5 निकालते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0.5, तो उसके बाद 20 में से 17 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। 3.5 यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दे रहा है 1 2 3 4 6 7 अंकों को दोहराए बिना कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी आपको 3 अंकों की सम संख्या बनाना है, इसमें से आपको अंकों को रिपीट नहीं करना है, तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब दोस्तों संख्या बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। अब 3 अंकों की संख्या अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप 3 खाने बनाएंगे, ठीक। ये आपका इकाई हो गया जिसको वंश बोला जाता है, दहाई हो गया, टूस, उसके बाद यहाँ पे टेंस हो गया, उसके बाद 100 हो गया, ठीक। वंश, टेंस, 100, ये आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब दोस्तों इस स्थान पे सम संख्या बनेगी तब जब आप इस स्थान को किससे भरेंगे, या तो इस स्थान को आप 2 से भरिए, या 4 से भरिए, या 6 से भरिए। यहाँ के हिसाब से 2 4 6 3 संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं। अगर लास्ट में आप इनको रखते हैं तो ये संख्या डेफिनेटली सम संख्या होगी। तो इस स्थान को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं। अब जब आप इसको एक स्थान पे यहाँ पे कोई संख्या आप रख देंगे, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 2 रख दिया, तो उसके बाद कितनी संख्या यहाँ पे बचेंगी, 1 2 3 4 5। अगर मैंने यहाँ पे पहली बार में 2 रखा तो बाकी तो कितनी संख्या बची, 5 संख्या बची। अब इस स्थान को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक। तो इसके भरने के तरीके हो गए 5। इस जगह पे हम अगर हम एक कोई संख्या रख देते हैं तो हमारे पास कितनी संख्या बचती है, 4। फिर यानी जो सैकड़ा वाले स्थान पे जाएगा उसको भरने के तरीके हमारे पास हो जाएंगे 4, ठीक। तो ये तो हो गए आपके तरीके इकाई, दहाई, सैकड़ा के। अब पूरे तरीके अगर जहाँ पे हम मिलाएंगे तो इसका जो निकलेगा वो 4 गुणे 5 गुणे 3, 4 5 20 3 60 तरीके हो जाएंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पे हम अंकों को बिना दोहराए और सम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, आपके 3 बिंदु हैं, संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। संरेखी का मतलब होगा कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु स्थित हैं। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं इसको माना जाता है, देखिए इसको हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख देते हैं। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें सिर्फ हाई स्कूल लेवल का पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे इंटर लेवल का पूछा जा रहा है, क्योंकि इंटर में काफ़ी सारे चैप्टर हैं। यहाँ पे तो सीरियल प्रायिकता को नहीं पूछता है, लेकिन हाई कोर्ट प्रायिकता पूछता है। अभी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन हाई प्रायिकता के। अब यहाँ पे देखिए संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। संरेखी के लिए यहाँ पे सूत्र है संरेखी होने की कंडीशन है आपका यहाँ पे, पहले आप पहले वाला लेंगे x वाला, तो आप यहाँ पे x1 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने 1 ले लिया है तो ब्रैकेट में 2 और 3 आएगा, 1 के बाद 2 3,
फिर 3 के बाद फिर 2 के उसके बाद फिर 2 लेंगे तो 2 के बाद 3 1, यानी 1 2 3 2 3 1, उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3, ठीक। तो अब अगर आप x को 1 लेंगे तो y के 2 3 रहेंगे। अगर फिर देखिए 1 2 3 3 खत्म हो गया, फिर 1 2 3, फिर 3 खत्म हो गया, फिर 1 2 3, इस तरह लिखा रहेगा। तो अब अगर आपने y का इसका ले लिया, x1 ले लिया, अब y के यहाँ पे दोनों आएंगे, तो यहाँ पे x1, उसके बाद यहाँ पे y2 माइनस y3, फिर प्लस आपको लेना है x2। जब आप x2 ले लेंगे, यानी 2 ले लिए, तो अब कौन सा बचा उसके आगे, 3 और 1, तो फिर ये y के आएंगे, y3 माइनस y1, फिर प्लस। अब जब आप x3 लेंगे तो आप यहाँ पर क्या ले लिए, x3 ले लिए, अब बचा क्या 1 और 2, ये आएगा y का 1 माइनस y2, ठीक। अब यहाँ पे आप x1 की जगह पे रखेंगे k की वैल्यू, यहाँ पे k ही है, अभी वैल्यू उस पर निकालना है। और y2 यहाँ पे हमारा कितना है, -2, तो यहाँ पे हम -2, माइनस y3 कितना है हमारा 4 है, प्लस x2 कितना है 6, फिर y3 कितना है हमारा 4 है, माइनस y1 कितना है 3 है, प्लस x3 हमारा कितना है -3 है, ठीक। उसके बाद y1 कितना है हमारा 3 है, और y2 कितना है -2 है, तो -2 यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से लगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कि -2 -4 हो जाएगा -6, तो यहाँ पे यानी -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, तो केवल 6 रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 3 2 5 नहीं 15 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा प्लस का क्या, माइनस का ही होगा, माइनस का हो जाएगा 9 9 6 15। तो अब हम इसको अगर बाहर करेंगे या फिर 9 को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, इसी को ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6 के बराबर -9, तो के बराबर -9/6, 3 से भाग देंगे तो -3/2 आ जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, तो यहाँ पे -3/2 ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब एक अर्धवृत्ताकार इंक्लिनोमीटर का व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्ताकार इंक्लिनोमीटर होता है दोस्तों, जो स्लोप की माप करता है एंगल के। अब यहाँ पे अर्धवृत्ताकार है, इसका मतलब है कि ये इस तरह से कुछ है, ठीक, ये अर्धवृत्ताकार है, इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब ये त्रिज्या के जो ये वाला दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो अर्धवृत्ताकार होता है, देखिए जब कोई वृत्त होती है तो इसकी परिधि जो होती है वो 2πr होती है, लेकिन जब कोई वृत्त आधा हो जाता है तो इसकी परिधि यहाँ पे πr तो हो πr, और प्लस साथ में यहाँ पे ये भी जुड़ता है, क्योंकि ये भी आपके यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा +2r। अब हमको इतना निकालना है, और 2r यहाँ पे हमको दिया है, तो 2r दिया है, और r भी हमें पता है, क्योंकि जब व्यास पता है तो त्रिज्या हमको पता ही हो जाएगा, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या जानकारी है, देखिए 22, इसका 22/7 हो गया, r की वैल्यू हमें पता है 7 है, प्लस 2r की वैल्यू भी हमें पता है 14 है, तो 7 से 7 कट गया। यहाँ पे 22 और 14 कितना हो जाएगा 36, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसी तरह एक लंबवृत्तीय शंख की अधिकतम त्रिज्या, जिसे 4.2 सेंटीमीटर की भुजा के घन से काटा जा सकता है। तो पहले हमें 4.2 सेंटीमीटर की भुजा का एक घन बनाना है। तो घन एक ऐसा बॉक्स है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हमने बॉक्स की हमारी भुजाएं कम ज़्यादा हो गई हैं, ठीक। ये आपका घन हो गया।
अभी मुझे चलाने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे टेढ़ा हो जाता है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। ठीक, अब आपको इस घन से लंबवती शंकु की यहाँ पे एक लंबवती शंकु काटा जा रहा है शंकु आकार का। तो इससे मैक्सिमम देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ कि आप काटेंगे शंकु को तो इस तरह से काटेंगे। ठीक, ये आपका शंकु हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो शंकु होगा आप इसका देख पा रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम इसका जो व्यास है ये वही कितना है 4.2 ही तो है, यानी इसकी जो भुजा की लंबाई है ये इसका मैक्सिमम ये व्यास है। तो इसकी त्रिज्या ही निकालना है आपको, अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका जो आधा होगा वही त्रिज्या होगी, इसकी आधा कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिश्र संख्या का है। यदि x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i बराबर 4 माइनस आई तो x और y का वास्तविक मान याद कीजिए। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को आप देख के घबरा जाते होंगे कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, इसको आप चुटकी में लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको समय यहाँ पे देना होता है। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, इनको आपस में गुणा करिए, उसके बाद जो भी मान आपका i के पक्ष में आ रहा है उसको i से कंपेयर कर दीजिए और बाकी जो आ रहा है उसको यहाँ पे जो नंबर दिया उससे कंपेयर करिए। तो चलिए मैं इसको गुणा करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले 2 से हम इस पे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y और i, यहाँ पे i को हम बाद में कर दे रहे हैं। उसी तरह फिर जब माइनस 3i से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और i, और फिर यहाँ से माइनस से गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ से फिर माइनस का आएगा 3y और i स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये i है, यहाँ पे थोड़ा सा i स्क्वायर बराबर 4 माइनस i। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मिश्र संख्या की, i स्क्वायर बराबर -1 होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, और i की पावर 4 बराबर 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो i स्क्वायर है इसकी जगह पे हम -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए अब हमारा x किस में है, इसमें हमारा 3x, यहाँ पे देखिए अब इसमें सिंगल i है, इसमें सिंगल i है इसमें, तो इसको भी हम 2x ही रहने देते हैं, प्लस इस वाले को हम 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2i माइनस 3x, i बाहर निकाल लेंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3y बराबर 4 माइनस i। अब यहाँ पे देखिए अब आपका यहाँ पे 2x प्लस 3y, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3y प्लस 2x प्लस 2i माइनस 3x इंटू i बराबर 4 माइनस i। अब आप इसको कंपेयर करिए, अब आपको इससे कंपेयर करना है, i वाले पार्ट को इससे कर देना है और बाकी के पार्ट को 4 से करना है। तो इस वाले को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3y प्लस 2x बराबर 4। ठीक, एक समीकरण आपका ये बन गया, और एक बनेगा आपका 2i माइनस 3x बराबर माइनस के 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे -i लिखा हुआ है ना, तो -1 समझ लीजिए इसको। अब आपको इसी से कंपेयर करना था इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, 3 से हम गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 2i 3y, तो इस वाले पार्ट में हम 2 से गुणा कर देते हैं और इस वाले पार्ट में हम 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, इस वाले पार्ट में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y प्लस 4x बराबर के 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6y माइनस के 9x बराबर के -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6y यहाँ पे 6y, तो हम इसमें से 1 को घटाएंगे, चाहे जिसको घटा लीजिए,
तो 6 अगर हम समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं तो 6y से 6y कट जाएगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद जब ये 4x में से -9x घटेगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 4 13x, और फिर 8 में -3 करेंगे तो 8 -3 जुड़ जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से हमारा 11/13 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो इसमें 11/13 है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस x के मान को आप यहाँ पे किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो आपको यहाँ से y का मान मिल जाएगा, लेकिन हमें y की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, यहाँ से x के मान से ही हमारा काम चल जा रहा है। अब है चॉकलेट के 2 ब्रांड क्रमशः 24 और 15 के पैक में उपलब्ध है। यदि राम के पास दोनों प्रकार के चॉकलेट हैं, यदि वह समान संख्या खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक के बॉक्स की कम से कम कितनी संख्या खरीदनी होगी। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि उसके पास यहाँ पे 2 तरह की चॉकलेटें हैं, ठीक। एक चॉकलेट की पैकेट ये हो गई और दूसरी ये हो गई आपका। इसमें वो एक में 24 रखी है और एक में 15 रखी है, और वो समान चॉकलेट खरीदना चाहता है दोनों पैकेटों की, 24 वाले के भी और 15 वाले की भी। तो वो कितने पैकेट पहले वाले के लिए, कितने पैकेट दूसरे वाले के लिए, यहाँ पे आपको ये निकालना है। तो इसको हम ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। दोस्तों अगर इस तरह का सवाल निकालना है तो क्या करेंगे, आपको एक लासा ले लेना है। लासा ले लेंगे तो उससे पता चल जाएगा यहाँ पे दोनों में किस तरह से डिफरेंस आना है। तो 24 का लासा अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 8 24, और 15 को अगर करते हैं तो 3 5 15। तो यहाँ पे दोनों में 3 3 है, इसका लासा लेने के लिए हम 1 3 को इसमें ले लेंगे। 3 × 8 × 5, तो 5 8 40, 4 3 12, 120, यानी इसका जो लासा आया वो 120 आया। अब हमको 120 इसके जो चॉकलेट है वो लेनी है, हर दोनों तरह की। तो अब हम एक में 24 अगर है तो 120 के लिए कितने लेने पड़ेंगे, 24 5 120, यानी ए वाले की हमें 5 पैकेट लेंगे तो हमें 120 चॉकलेट मिल जाएंगे। उसी तरह 15 वाले की कितने लेने पड़ेंगे, 15 8 120, 15 वाले की हमें 8 पैकेट लेनी पड़ेंगे तो 120 चॉकलेट। अब इसकी भी 120 हो गई और इसकी भी 120 हो गई, हमें दोनों की यहाँ पे 120 हो गई। तो 5 पैकेट इसकी और 8 पैकेट उसकी हो जाएगी। अब यहाँ पे दे रहा है प्रत्येक पृष्ठी क्रमशः 0 या 1 के साथ 3x3 के सभी संभावित अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अवयव यानी इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोला जाता है, की संख्या आपको निकालने के लिए दे रहा है। अब 3x3 का अवयव कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन भी नहीं खींच पा रहा हूँ, 0 या 1, ठीक। तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, ठीक। सभी में आपको 0 या 1, 0 या 1 के यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाने हैं। इस तरह से अवयव बनाया जाता है 3x3 का। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक पृष्ठी क्रमशः 0 या 1 के साथ संभावित अवयव संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक स्थान को यहाँ पे आप कितने तरीके से सजा सकते हैं, या तो 0 या तो 1, यानी आपको इसको सजाने के तरीके आपके हो गए 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, सभी के यहाँ पे 2। और यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं टोटल, 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है, 3x3 है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है। ये वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पे 9 स्थान। 3x3 में 3 इधर रहेंगे रो में, 3 कॉलम में रहेंगे। यहाँ पे हमने गलती से कर दिया है। तो अब ये यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3, उसके बाद × 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर यहाँ पे 9 बार
9 ऐसी अवयवों की संख्या बन सकती है जिसमें 0 या 1 से यहाँ पे संख्या को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो और 2 की पावर 9 होता है वो 512 होगा। इसको दोस्तों दो गुणे 9 मत करिएगा, क्योंकि 2 की पावर 9 का मतलब हुआ कि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 500। तो ये 2 को 9 बार गुणा किया जाता है तो 512 हो जाएगा। अब 6 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया पड़ती है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक आपको खंभा बनाना है और उसके इसकी छाया को बना देना है। ठीक, तो हमारा खंभा हो गया 6 मीटर। ये हम इसको इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पे इसकी छाया हो गई हमारी 2√3 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे इसका उन्नयन कोण होता है। तो इसका जो सूत्र है वो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 6, आधार दिया है 2√3 मीटर। तो इसको हम काटेंगे तो 2/3 यानी 3/3√3। अब हम इसको अगर ऊपर नीचे इसका परमेयीकरण कर दें हर का, तो 3√3 ऊपर हो जाएगा, √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा और √3 गुणे √3। √3 आपस में गुणा होगा तो उसका मान 3 आएगा, क्योंकि 2 अंडर रूट में संख्या अगर गुणा रहती हैं तो इनका गुणा करेंगे तो अंडर रूट में आएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। ये हो जाएगा √9। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और इस 3 से इस 3 को हम काट देंगे। ठीक, तो सिर्फ मान हमारा कितना आ गया √3। अब tan थीटा में √3 किसका मान होता है 60 अंश का। 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना आया √3, तो ये 60 अंश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। x² + 7x प्लस उसके बाद आपको यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का सवाल है। इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है, आपको कोई ऐसी दो संख्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पे पूरे में प्लस है, जिनका योग आपका 7 होना चाहिए और उनका गुणनफल आपस में करें तो 12 होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या आपको लेना है जिनका योग 7 हो। तो दोस्तों 5 और 2 लेंगे अगर हम, तो 5 2 7 होगा, लेकिन उनका गुणा करेंगे तो 5 2 15 10 आ जाएगा, होगा नहीं। और कोई सोचिए, इसको निकालने का तरीका यही रहता है, इसको 12 के आपको गुणनखंड निकालने हैं। ठीक, तो 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 3। अब आपको इसी में करना रहता है, या तो आप 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 करेंगे, होगा नहीं, क्योंकि 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये होगा नहीं। और 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 4 इसका हो गया 4 और 3 हो गया, 4 तिहाई 12 और 4 3 7। तो इस तरह से इसका गुणनखंड निकल आएगा। x², इसको आप मान भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4x + 3x + 12। अब यहाँ पे x का मान लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, +3 का मान लेंगे तो x + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों सेम हैं, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो एक ब्रैकेट में x + 4 x + 3 = 0। अब x का मान निकालेंगे तो x + 4 = 0, तो x = -4, x और x + 3 = 0, तो x = -3। तो यानी x के मान -4 -3 आ रहे हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक है, यहाँ पे ये निकाला जा रहा है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। इनका दोनों का अगर आप मासा निकालेंगे, मासा वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो बाकी की दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 2 और 4 का जो मासा होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 को भी काट देगा, 2 4 को भी काट देगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है।
अब यहाँ पे देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो चित्त का मतलब होता है हेड। 3 सिक्के हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे प्रायिकता बहुत लोगों के मन में यह है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है। आप इसे समझाने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक चित्त आने की क्या प्रायिकता है? देखिए अब एक सिक्का आप उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब ये शोले मूवी तो है नहीं कि यहाँ पे सिक्का खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रायिकता में खड़े होने की चांस नहीं माना जाता, सिर्फ हेड और टेल। तो इसके हेड और टेल आने की संभावना यहाँ पे हेड टेल दो ही यहाँ पे कंडीशन है। तो जो प्रायिकता का रूल है वो क्या होता है, आपके टोटल कितनी संभावना है, ऊपर से आपकी यहाँ पे उस समय आपकी वर्तमान सिचुएशन में कितनी अनुकूल परिस्थितियां हैं। देखिए अनुकूल परिस्थितियां बटे यहाँ पे कुल संभव परिस्थितियां जो होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुल संभव के लिए क्या होता है, आपका यहाँ पे जो दिया रहता है, यहाँ पे हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें भी हेड आएगा या टेल आएगा, हेड इसमें भी हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल संभव परिस्थितियां इसमें कितनी हो गई? 8। ठीक, 8 हो गई, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे कह रहा है 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या है कि दोनों में हेड आए। तो इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए अब एक सिक्का हमने उछाला, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ इस वाली लाइन के बीच में। ठीक, इसको मिटा दें क्या? चलिए रहने दीजिए। अच्छा तो हाँ देखिए इसके, अब यहाँ पे देखिए इसका हमने हेड ले लिया, ठीक, बाकी की हमने ले लिए टेल। तो एक कंडीशन आपकी ये बन गई। दूसरा, इसका हमने हेड ले लिया, इसका हमने इसका हमने टेल ले लिया, इसका भी इसका वाली हमने हेड ले लिया। ठीक, ये हो गया। तीसरी कंडीशन, हमने इसका हेड लिया, अभी हमने इसका टेल लिया था, अब इसका हेड ले लेते हैं और इसका टेल ले लेते हैं। एक तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन, अभी हम इसका हेड ही लेते हैं, इसका हेड ले लिए, इसका भी हेड ले लिए और इसका भी हेड ले लिए। ठीक, तो ये चौथी कंडीशन हो गई। अब हम इसके शुरू करेंगे टेल से। इसका टेल लिए और इसका हेड ले लिए और इसका भी हेड ले लिए। ठीक, आपको यहाँ पे देखना है सेम टू सेम मैच नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने इसका टेल लिया और इसका हेड लिया और इसका हमने, अभी हमने इसका हेड इसका भी हेड लिया था, लेकिन अब इसका हमने टेल ले लिया। ठीक, ये कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद इसका टेल लिया, अब इसका हम टेल लेंगे और इसका भी टेल ले लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कंडीशन हमारी तैयार हो गई। अभी एक कंडीशन और बच रही है यहाँ पे, और वो क्या है? HTT HTH HHT हो गया, HHH, यहाँ पे HTH TTH नहीं, अभी यहाँ पे है 2 टेल 1 हेड। ठीक, तो यहाँ पे कहीं पे 2 टेल है नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसे कितने, अब यहाँ पे टोटल हमने 8 कंडीशन बना ली। ठीक 2 चित्त आने चाहिए, यानी ठीक 2 हेड किसमें है, आपको वो यहाँ पे छांटना है। तो ठीक 2 हेड किसमें है, आप यहाँ पे देखिए इसमें ठीक 2 है। एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन आपकी ये हो गई, इसमें 3 है, ये होगा नहीं। इसमें ठीक 2 है, एक कंडीशन आपकी ये हो गई, बाकी किसी में ठीक 2 नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो अनुकूल परिस्थितियाँ हुई वो 3 हुई। इसका आंसर हो जाएगा 3/8। इस तरह से प्रायिकता के सवाल लगाए जाते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, दिमाग भी लगाया जाता है, बाकी इतना हार्ड नहीं है। अब इसको सरल कीजिए। इसको सरल करने का क्या तरीका है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 64 को वर्ग करेंगे। 64 किसका वर्ग है? 8 का, तो 8 का स्क्वायर, या फिर एक तरीका और बताते हैं।
ठीक, ये हो गया 1/2। अब क्या करेंगे, जब घात की पावर घात रहती है तो ये आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 गुणे 1/2 यानी कट जाएगा, 8 की पावर 1 मान हो जाएगा 8। या फिर यहाँ पे जो 1/2 लिखा रहता है, किसी संख्या की पावर अगर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि वो संख्या अंडर रूट में है। अब अंडर रूट अगर 64 का हम निकालेंगे वर्गमूल तो ये 8 आ जाएगा। इस तरह से भी हल कर सकते हैं। 1/2 का मतलब हुआ अंडर रूट। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने इतने को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। ठीक, आपको उस रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो पहले तो हम इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे जो कि AB से जा रहा है। एक रेखा AB है, इसकी प्रवणता निकालेंगे। फिर इसके लंबवत प्रवणता क्या है। प्रवणता का मतलब दोस्तों ढाल होता है, स्लोप जिसको बोला जाता है। तो इसकी जो प्रवणता निकालने का सूत्र है, इसको मैं मान लेता हूं, इसको m से डिनोट किया जाता है, m1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, जो चाहे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम अगर यहाँ पे x1 y1 x2 y2 रखते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे y2 माइनस y1 सूत्र में लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, y2 यहाँ पे कितना है 6 माइनस 3 बटे x2 2 माइनस के यहाँ पे देखिए माइनस माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना आया 3/7। ठीक, ये आपका m1 हो गया। और एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा अगर आप इंटर साइंस से किए होंगे मैथ से, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये एक फार्मूला होता है स्लोप का। जब दोनों रेखाएं लंबवत होगी तो tan 90 का मान यहाँ पे हम रखेंगे जो कि अनंत होता है। तो एक यहाँ पे अनंत हो जाएगा, तो इसको अगर आप अनंत को देखिए, अनंत को हम 1/0 लिख सकते हैं। तो जब ये 1/0 हो जाएगा तो m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ठीक, अब ये 0 हो गया तो इससे ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे m1 m2 बचेगा, 1 प्लस m1 m2 बराबर 1। तो इससे क्या निकल के आएगा कि m1 m2 बराबर -1 के। दोस्तों 1 प्लस m1 m2 यहाँ से गुणा होगा और यहाँ पे सामने 0 रहेगा, तो ये इधर जाएगा तो -1 के हो जाएगा। अब जब यहाँ पे कोई संख्या के लंबवत निकाला जाता है तो यहाँ पे हमने m1 पता ही है। अब हमको लंबवत रेखा की पूर्णता निकालने के लिए m2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम m1 की जगह पर 3/7 रखेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ आपको। m1 की जगह पर 3/7 गुणे m2 बराबर -1। तो यहाँ से आ जाएगा m2 बराबर -7/3। आपको यही निकालना था, इसके लंबवत रेखा की पूर्णता। यहीं पे अगर समांतर देता तो m1 बराबर m2 हो जाता, जो m1 आया है वही m2 ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक गणितीय प्रगति में 3 संख्याओं का योग 45 दिया हुआ है। इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योग 468 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन के लेवल हैं, अगर इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे हाई लेवल का हरगिज नहीं आने वाला है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे अगर एक बार, तो आपके पेपर में इसी तरह के सवाल आने वाले हैं, इससे हार्ड आ ही नहीं सकते। एक अंकगणितीय प्रगति में 3 संख्याओं का योग 45 है। दोस्तों अंकगणितीय प्रगति का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग पढ़े होंगे इंटर में, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं। ठीक, समांतर श्रेणी आप नहीं पढ़े तब भी आपको हम समझा देंगे, समझ में आपके आ जाएगा। और योग 45 है, 3 संख्याएं हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी होती है जिसमें एक संख्या होती है, उसके बाद उसमें एक कोई निश्चित संख्या होती है, वही संख्या बार बार जुड़ती है या फिर वो घटती है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। जब यहाँ पे 3 संख्या दी जाती है तो इसको मानने का तरीका रहता है a माइनस डी, फिर a प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको जोड़ेंगे, तीनों संख्या यहाँ पे, ये ए क्या होता है, ये प्रथम संख्या होती है, जहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा, अगर आपने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी है तो भी, जहाँ ए पहली संख्या है, ठीक, और यहाँ पे डी क्या होती है, ये सर्वांतर होता है, सर्वांतर मतलब समानांतर, सर्वांतर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे डी डी कट जाएगा, तो आएगा कितना, 3a बराबर 45, इसको काटेंगे तो आएगा 15। इसका मतलब हमारी जो बीच वाली संख्या है, ये बीच वाली संख्या हमारी 15 है। अब 15 में हम ऐसा क्या जोड़ें या ऐसा क्या घटाएं जिससे कि हमें ये वाली संख्या और ये संख्या दोनों मिल जाए, यही हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि पहली वाली संख्या और इसका दोनों का जो है वर्गों का योग 468 होना चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन दे रहा है। अब हम अगर यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, चूंकि हमारी जो बीच वाली संख्या 15 है, अब बचा हमारा 45 में से 15 घटाएंगे तो 30, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग हमारा 30 होना चाहिए। तो अगर हमारा ये लास्ट संख्या 21 अगर मान लेते हैं बाई चांस, तो 15 में कितना जोड़े तो 21 आया हमारा, 6 जोड़े, तो 15 में अब यहाँ पे 6 घटाएंगे भी, क्योंकि डी का मान यहाँ पे हम 6 रख रहे हैं, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। 9 21 को हम अगर जोड़ते हैं तो 30 तो आता है। अब जरा हम इसको वर्ग करके देख लेते हैं कि 468 आ रहा है नहीं आ रहा। 9 का वर्ग कितना होगा, 9 9 81, और 21 का कितना होगा 441। अब 441 में 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 और 8, यहाँ पे मेरे ख्याल से 522 आएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब 9 और 21 नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अब हम जरा 18 को रख के देखते हैं, तो थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक। 18 को रख के देखते हैं, तो यहाँ पे हम 21 को काट देते हैं और अब 18 को रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अगर 18 रखते हैं, यानी कितना हम यहाँ पे जोड़े, 15 में +3 करें, तो यहाँ पे अब -3 करेंगे, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी एक संख्या 12 और आखिरी संख्या 18, पहली संख्या 12 आखिरी संख्या 18। अब 12 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144, और 18 करेंगे तो 18 18 324। अब इसको जोड़िए, 4 4 8 और 2 4 6 और 3 1 4, 468 आ रहा है, यानी कि ये एकदम सही है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 18 हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि बिना प्रतिस्थापन के 52 पत्तों में से एक पैकेट में से 2 पत्ते दक्षिण निकाले जाते हैं, आप किस प्रायिकता से कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो 52 पत्ते होते हैं, इसमें से आपके देखिए पहले 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 तरह के आपके यहाँ पे पत्ते होते हैं, ठीक। जिसमें से आपके 2 काले हो गए और आपके 2 रेड हो जाते हैं, ठीक। अब रेड में यहाँ 2 तरीके के, यहाँ पे एक डायमंड शेप होता है और एक दिल शेप होता है, ठीक। इसके 13 होते हैं, इसके 13 होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपका एक आता है हुकुम, और एक आती है, पे शायद मैं बना नहीं पा रहा हूँ, एक होती है आपकी चिड़िया, ठीक। कुछ इसी तरह रहती है। इसके भी 13 हो गए और ये आपके इसके भी 13 हो गए। यहाँ पे जो सवाल में पूछा जा रहा है यही कि 52 पत्ते में से एक पैकेट में 2 पत्ते दक्षिण निकाले जाते हैं, अचानक आपको 2 पत्ते निकाले जाते हैं और इसके प्रायिकता क्या होगी कि दोनों काले होंगे। तो इसकी जो कुल संभावित परिस्थिति होगी वो 52 हो सकती है, क्योंकि 13 चौके 52 पत्ते हैं। अब 52 पत्ते में से आपको 2 पत्ते निकालने हैं, तो 52C2 हो गया। के बाद ये नीचे हो जाएगा। अब अनुकूल परिस्थितियाँ ये हैं कि आपकी 13 13 तो 26 में से आपकी 2 निकलेंगी, क्योंकि काला निकालना है तो आपके 26 में से
कोई भी दो काले निकाल सकते हैं, तो आपकी उसकी प्रतिक्रिया हो जाएगी 26C2। ठीक, ये हो गया आपके यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जो C2 है इसका क्या मतलब होता है, ये क्रमचय है। NCR का मतलब होता है कि n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल और उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है इसका मतलब। ठीक, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जैसे मान लिया हूँ आप यहाँ पे n फैक्टोरियल है। ठीक, इसको इस तरह मत समझिए और दूसरी तरह से समझाते हैं आपको। इसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 फैक्टोरियल है। ठीक, इसका मतलब ये है कि इस 4 को आपको इस तरह से कम करते जाना है। 4 के देखिए यहाँ पे 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए, इसको आखिरी तक 1 तक लेके जाना रहता है उस संख्या को। तो यानी 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। यहाँ पे संख्या को कम करके लिखने का तरीका है, यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल का मान 24 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो कैसे करेंगे हम, 26C2 का मतलब हुआ, अब यहाँ पे देखिए NCR, n की जगह 26 है, r की जगह पे 2 है, तो हम ऊपर n फैक्टोरियल की जगह पे 26 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे r की जगह पे 2 है तो पहले 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद यहाँ पे 26 को हम 26 में से 2 घटाएंगे, ये 2 फैक्टोरियल है। एक संख्या के नीचे आपको बिंदु लिखी जाती है, एक आई के नीचे। अब यहाँ पे 24 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक, उसी तरह नीचे यहाँ पे हो जाएगा 52 फैक्टोरियल, और इसके बटे में ये देखिए बड़ी लाइन है, छोटी ध्यान दीजिएगा, 2 फैक्टोरियल और इंटू 52 में से 2 गए 50 फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा जगह का अभाव है, मैं अपने को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 26, अब हम क्या करेंगे, इस 26 को कम करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 4 को कम किया था, 4 3 2, और यहाँ पे कम करेंगे। अगर जैसे मान लिया इसको मैं 4 को 3 पे रोकना चाहता हूँ तो इस तरह लिखूंगा 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, तो इसको हमको 2 1 तक नहीं ले जाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे हम 26 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा 26 गुणे 25 गुणे, क्योंकि नीचे 24 है तो इसको हम 24 पे ले जाकर रोक देंगे, और 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही आएगा, क्योंकि 2 गुणे 1 2 ही होता है, 2 गुणे 24 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये 24 से 24 कट जाएगा, ये आपका ऊपर वाला हो गया। इसी तरह नीचे के लिए हमें 52 गुणे 51 और गुणे 50 फैक्टोरियल बटे 2 गुणे 50 फैक्टोरियल, ये 50 कट जाएगा। अब देखिए 2 ऊपर भी 2 नीचे है, तो इसको तो हम यहीं काट लेते हैं, या फिर इस 2 से हम इस 2 को भी काट लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे बटे, जैसे a बटे b, a बाई बी बाई सी बाई डी लिखा है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं a बाई बी इंटू डी ऊपर चला जाता है, c नीचे आ जाता है, तो ये वही चीज़ होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, अब ये 26 से हम इस 52 को काटेंगे, तो 26 दूनी 52। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 25 इधर बचा, और नीचे 52, नीचे 2 और 51 बचा, 51 दूनी 102, 25 बटे 102 ऑप्शन में आपके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। ठीक, इसके भुजाओं की लंबाई 8 सेमी है, यानी इसकी एक भुजा 6 सेमी है, एक 8 से, तो ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, कोई भी रख सकते हैं आप, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। तो कर्ण की लंबाई आपको ये निकालना है। तो इस कर्ण की लंबाई निकालने के लिए अगर आपको यहाँ पे आधार दिया है तो कर्ण का सूत्र क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो लंब कितना है 6, 6 छंग 36, और कर्ण आधार कितना है 8, 8 64। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपका ये कितना हो जाएगा 100, कर्ण का स्क्वायर 100, कर्ण बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 10 सेमी। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ये कह दिया जाए कि उनमें से कम एक लड़का है, दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है। तो मान लेते हैं एक बच्चा ये है, थोड़ा समझ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, और एक बच्चा ये है, हाथ भी बना दे रहे हैं तो बिना हाथ के हो जाएगा। तो इसके में से कम से कम एक लड़का है, एक लड़का कम से कम है, अब कौन है पता नहीं, क्या प्रायिकता हो। देखिए अब ये बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, और ये गर्ल्स भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है। तो इसके देखिए अब इसके 2 कंडीशन हैं, इसके भी 2 कंडीशन है, तो टोटल जो कंडीशन बन रही है कितनी बन रही है 4। तो प्रायिकता में टोटल को नीचे रखा जाता है। अब ऊपर की अनुकूल परिस्थितियां ये हैं, या तो ये लड़का होगा और ये लड़की होगी, ठीक, एक कंडीशन बन गई, या तो ये लड़की होगी वो लड़का होगा, ठीक, या तो क्योंकि कम से कम एक लड़का है, या तो दोनों लड़के हैं, ये तो बन ही सकता है, दोनों लड़की नहीं बनती लेकिन दोनों लड़के बन सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन बनी आपके पास 3 कंडीशन, और 3 ऊपर रख दीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है A25 माइनस A12 बराबर -52 के समांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा। तो दोस्तों अभी हमने आपको समांतर श्रेणी भी बताई और सर्वांतर भी बताया था। अब देखिए जी यहाँ पे अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी तो आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। कोई चीज़ जैसे n लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये है nवां पद, ठीक। तो यहाँ पे 25वें पद माइनस 25वें पद में से 12वां पद निकाल लिया जाएगा तो माइनस का 52 बचेगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, a प्लस 25 में से एक गए यहाँ पे रखेंगे तो 24d, सॉरी दोस्तों, माइनस a प्लस 12 में से एक गए 11d बराबर के माइनस के 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 24d माइनस a माइनस 11d बराबर माइनस के 52। इस a से इस a को काट देंगे, 24 में से 11 जाएगा 13 बचेगा, 13d बराबर माइनस के 52, 13 चौको 52, यानी d बराबर कितना आया -4। यही हमारा सर्वांतर है, डिफरेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपको इस तरह का सवाल हमने इसके पहले में समझाया हुआ है, उसका शायद मेरे ख्याल से 468 आ रहा था, इसमें 648 आ रहा है। 3 संख्या यहाँ पे दी गई हैं, इन संख्याओं का योग, समांतर श्रेणी में 3 संख्या दी गई हैं और इनका जो है इन संख्याओं का योग दिया है 27 और गुणनफल दिया है 648। अच्छा यहाँ पे गुणनफल दिया है, चलिए ठीक, मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। तो समांतर श्रेणी में 3 संख्या दी गई हैं, तो उसी तरह आपको मानना है जब 3 संख्या दी जाती है तो एक संख्या हो गई -d, एक हो गई a, एक हो गई a प्लस d, ठीक। अब इनका योग 27 है, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, फिर ये बराबर के 27, क्योंकि d से d कट जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 9, यानी यहाँ पे जो बीच वाली संख्या ये 9 हो गई। अब बचा 27 में से 9 गई 18, यानी कि जो ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या है इनके दोनों का योग 18 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनके पहले बीच वाली तो हमें 9 पता चल गई, तो बीच वाली 9 यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये तो पहले ही हट गए,
अब जोड़ने पे 18 आना चाहिए पहली और आखिरी संख्या को। 12 और 3 15 होगा, तो ये भी कट गया। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 और 6 18, यानी यहाँ पे अगर इसको हम 6 कर देते हैं, 6 3 9 और 9 3 12, ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 6। अब इसको आप गुणा करके देख लीजिए 648 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 गुणे 9 गुणे 12 कितना होगा? 12 9 108, या फिर इसको इस तरह के 9 छक 54 गुणे 12, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 और 4 64, यानी कि ये आंसर इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो समांतर श्रेणी में सिस्टम ये रहता है कि जो सर्वांतर होगा वो सेम होगा। यहाँ अगर आप बिना ऑप्शन के इसको लगाना चाहें तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही लग जाएगा। ये 3 और प्लस 12 यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस 3 12 प्लस 3 यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे नहीं सही होगा। 3 प्लस 6 6 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 6 और प्लस 9 प्लस 3, 6 और 3 ये भी नहीं होगा। 3 प्लस 3 उसके बाद प्लस 6 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो जुड़ रहा हो सेम जुड़ रहा हो। 6 3 9, अगर इसको आप रीजनिंग के तरीके से हल करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। 6 3 9 9 3 12, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरे 25 क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाए हैं। आशा करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन थे 25, लेकिन आपको समझाने में यहाँ पे काफ़ी समय लगा है। तो 1 घंटे के ऊपर यहाँ पे हमारा वीडियो हो चुका है लगभग। वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इतने सवाल 25 के 25 सवाल अगर आप हल करके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जहाँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए थे ये काफ़ी हार्ड लेवल के थे, और ये लास्ट ईयर में पूछे भी गए थे ग्रुप सी के। तो अगर इनको आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसके अलावा आपके कोई भी सवाल पेपर में नहीं आएगा। जो भी सवाल आएगा आपके इसी से संबंधित रहेगा इर्द गिर्द, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।